जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि लास्ट वाली क्लास में हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसका नाम था डिमांड फोरकास्टिंग। आज वाली क्लास से हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व वैसे तो हम लोग इंटर में भी पढ़कर आए हुए हैं। लर्निंग कर्व जो हमने इंटर में पढ़ा था, हमारा एक सब्जेक्ट चला करता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने वहां पर थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था और वहां पर रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। तो जैसे इंटर में क्वेश्चंस थे वैसे हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फाइनल में कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाएगा। सो आज वाली क्लास हम हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व होता क्या है, सबसे पहले इसको समझो। मान लो कि जैसे कि कोई भी एक नया वर्कर या एक पुराना वर्कर, लेकिन उसको नया काम करने को दिया जा रहा है। या तो कोई वर्कर नया है या ऐसा कोई वर्कर जो पुराना तो है लेकिन उसको नए काम करने को दिया जा रहा है, या पहली बार वो कोई काम अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई भी जॉब कोई भी वर्क अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या होता है, नए वर्कर को तो वैसे भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर पुराना वर्कर है उसको भी कोई नई जॉब अटेम्प्ट करने के लिए दी जा रही है, तो उसको भी उस जॉब का एक्सपीरियंस नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट जॉब करने में दोनों को ही ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, ज्यादा कॉस्ट लगेगी। लेकिन जब उसी काम को बार बार किया जाएगा तो उन वर्कर्स में एक्सपीरियंस आना स्टार्ट हो जाएगा, नॉलेज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, उन वर्कर्स में उस पर्टिकुलर जॉब के लिए स्किल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से एक्सपीरियंस बढ़ने की वजह से, नॉलेज की वजह से, स्किल की वजह से उनकी स्पीड बढ़ जाती है, मिस्टेक्स कम होना स्टार्ट हो जाती है, काम करने के मेथड्स इंप्रूव हो जाते हैं, ज्यादा बेटर तरीके यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए उनको टाइम कम लगने लग जाता है, उनके गलतियां एरर्स कम होना स्टार्ट हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट अपना लर्निंग कर्व बोला जाता है। अगर कोई नया वर्कर या पुराने वर्कर को दिया गया नया जॉब, जिसमें उसे फर्स्ट जॉब को कंप्लीट करने में टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि उनके उस जॉब के पास उस जॉब के लिए एक्सपीरियंस नहीं होता है। धीरे धीरे उस जॉब को बार बार करने पर टाइम कम लगता है, स्पीड कम हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, गलतियां कम होती है, और धीरे धीरे नॉलेज मिलता है, स्किल मिलता है, ट्रेन होते हैं वो लोग, ज्यादा अच्छे मेथड यूज करना स्टार्ट कर देते हैं उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। यही कॉन्सेप्ट कहा जाता है लर्निंग कर्व। जैसे अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो जैसे हमने जब फर्स्ट टाइम बाइक स्कूटी चलाना स्टार्ट किया था, तो पहले दिन जब हमने बाइक स्कूटी चलाना स्टार्ट किया, तो पहले दिन हमारा बैलेंस नहीं बन पा रहा था, गियर्स हमें समझ में नहीं आ रहे थे, ब्रेक का सिस्टम हमें समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे 10-15 दिन तक हमने उसकी लगातार प्रैक्टिस की, हमारे अंदर नॉलेज आती गई, स्किल्स आती गई, एक्सपीरियंस आता गया, हमारे को बाइक चलाना, स्कूटी चलाना आसान लगने लग गया। अभी जब हम बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो बिना सोचे समझे या बिना, हमें पता भी नहीं चलता है गियर शिफ्ट हो रहा है, क्लच हम प्रेस कर रहे हैं, ब्रेक को हम प्रेस कर रहे हैं। ये सब अपने आप ही होना स्टार्ट हो गया। ये सब अपने आप होना कैसे स्टार्ट हो गया? हमें उस काम की, उस जॉब की लर्निंग आ गई है, हमें उस जॉब के बारे में स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस हमारे अंदर डेवलप हो चुका है। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लर्निंग। अब ये मैन्युफैक्चरिंग में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि कोई भी एक कंपनी है, उसने नई मशीन्स को बनाना स्टार्ट किया, पहली मशीन उसने बनाई, तो पहली मशीन बनाने में उसे टाइम ज्यादा लगा, एफर्ट ज्यादा लगे, कॉस्ट ज्यादा लगी। धीरे धीरे वो सीखता जाएगा, धीरे धीरे वो कंपनी उस मशीन को बनाना सीखती जाएगी, ज्यादा इंप्रूव्ड मेथड यूज करेगी, टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेंगे, एफर्ट्स कम लगेगा, स्पीड बढ़ जाएगी, ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर पाओगे। इसी इफेक्ट को बोला जाता है लर्निंग कर्व। ठीक है, यहां पर देखो मैंने एक लर्निंग कर्व का डायग्राम भी बना रखा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होता जाता है, इधर देखो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इंक्रीज होती जा रही है, हमारा जो टाइम और कॉस्ट है ना वो डिक्रीज होता हुआ जाता है। यही हमारा लर्निंग कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है वो थोड़ा सा समझना, क्योंकि स्टूडेंट उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं।
तुम लोगों ने जब इंटर में भी ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो इस कॉन्सेप्ट में तुमने पढ़ा होगा कि वहां पर हम 80% लर्निंग रेट, 90% लर्निंग रेट, 75% इस तरह से लर्निंग रेट्स को यूज करते हैं। तो लर्निंग कर्व के क्वेश्चन में लर्निंग रेट का क्या मतलब है, इसको मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में समझा देता हूं, जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारी लर्निंग रेट 80% है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में हमारी लर्निंग रेट 80-90% इसी तरह से वहां पर यूज की जाएगी। अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारी लर्निंग रेट 80% है, 80% हमारी लर्निंग रेट है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें प्रोडक्ट बनाने में पहले से 20% कम टाइम लगेगा। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट बनाने में अब मैं हिंदी में तो नहीं लिखूंगा, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। 20% लेस टाइम टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, हमें पहले से 20% टाइम कम लगेगा। मान लो कि अगर हमारी 90% लर्निंग रेट है, तो 90% लर्निंग रेट का मतलब ये होगा कि हमें पहले से प्रोडक्ट बनाने में 10% टाइम कम लगेगा, कि हमें 10% टाइम हमें कम लगेगा, 10% लेस टाइम लगेगा हमें टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। और मान लो हमारी लर्निंग रेट 70% हुई, अगर हमारी लर्निंग रेट 70% हुई तो इसका मतलब होगा कि हमें 30% कम टाइम लगेगा, 30% लेस टाइम टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। अगर तुम ये डेटा ऑब्जर्व कर रहे हो तो इस डेटा से तुम्हें एक पॉइंट समझ में आएगा, और वो पॉइंट ये है कि लर्निंग रेट जितना कम होगी उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। कम लर्निंग रेट मतलब कम टाइम, क्योंकि अभी हमारा टाइम 30% कम हो गया है, तो कम लर्निंग रेट मतलब कम टाइम और ज्यादा प्रोडक्शन। तो लर्निंग रेट जितना कम होगी उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होगा। लेसर द लर्निंग रेट, लर्निंग रेट जितना कम होगी, लर्निंग इफेक्ट उतना ही अच्छा रहेगा। जितना लर्निंग रेट कम होगी, लर्निंग इफेक्ट उतना ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। अब जब हम लर्निंग कर्व के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो लर्निंग कर्व के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। मेथड्स टू सॉल्व अ लर्निंग कर्व प्रॉब्लम, methods to solve a learning curve problem। दो मेथड्स होते हैं, एक तो होता है रेशो मेथड और एक होता है राइट्स मेथड। तो हम एक बार के लिए दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग में हम रेशो मेथड को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद हम राइट वाले मेथड को यहां पर यूज करेंगे। तो हम फर्स्ट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है यहां पर रेशो मेथड। और इस मेथड का एक और नाम भी है जनरल
लैंग्वेज में या जनरल टर्म्स में इसको डबलिंग मेथड बोला जाता है कि हम नंबर ऑफ यूनिट्स को डबल करते रहते हैं, आउटपुट को डबल करते रहते हैं, उस केस में ये काम आता है। तो इसी वजह से इस मेथड का एक और नाम भी हो जाता है जिसको बोला जाता है डबलिंग मेथड। अब ये मेथड काम किस तरह से करता है थोड़ा सा उसको समझ लो। एग्जाम्पल बताता हूं मैं तुम्हें। मान लो कि हमारी है ना फर्स्ट यूनिट को बनाने में हमें 10 आवर्स का टाइम लगा या 100 आवर्स का टाइम लगा। हमें हमारी फर्स्ट यूनिट बनाने में 100 आवर्स का टाइम लगा और हमारी लर्निंग रेट है 80%। ठीक है। डबलिंग मेथड या रेशो मेथड ये बोलता है कि जब भी हमारा आउटपुट डबल हो जाएगा तो हमारे टाइम पर जो इंपैक्ट पड़ने वाला है वो एग्जैक्टली लर्निंग रेट जितना ही इंपैक्ट होगा। अगर हमारा आउटपुट डबल हो जाता है तो हमारा जो टाइम कम होने वाला है या हमारा जो टाइम रिड्यूस होने वाला है, हमारे टाइम पर जो इंपैक्ट पड़ने वाला है वो इंपैक्ट इक्वल होगा हमारी लर्निंग रेट के। मतलब क्या है, फर्स्ट यूनिट बनने में अगर 100 आवर्स लग रहे हैं और हमारी लर्निंग रेट 80% है तो एक यूनिट बनने में 100 आवर्स लगे। आउटपुट के डबल होने पर, आउटपुट के डबल होने पर यानी 1 का डबल हो गया 2। ठीक है। आउटपुट के डबल होने पर हमारा जो एवरेज टाइम है ना उस पर जो इंपैक्ट पड़ेगा वो एग्जैक्टली लर्निंग रेट के बराबर ही होगा। आउटपुट के डबल होने पर टाइम पर पड़ने वाला इंपैक्ट लर्निंग रेट के इक्वल होता है। तो हमारा नया एवरेज टाइम आ जाएगा 80 आवर्स। अभी हम ऑलरेडी 2 यूनिट्स बना चुके हैं। आउटपुट के डबल होने पर यानी 2 यूनिट का आउटपुट होना चाहिए 4 यूनिट्स। तो हमारा जो टाइम है उस पर जो इंपैक्ट पड़ेगा वो एग्जैक्टली हमारी लर्निंग रेट के इक्वल होगा, विच वुड बिकम 64 आवर्स। अभी हम 4 यूनिट्स बनाना सीख चुके हैं। आउटपुट के डबल होने पर यानी 4 यूनिट्स का आउटपुट हो जाना चाहिए 8 यूनिट्स। आउटपुट के डबल होने पर हमारा जो टाइम है उस पर इंपैक्ट पड़ने वाला है एग्जैक्टली लर्निंग रेट के इक्वल, विच बिकम्स, ये हो जाएगा 51.2 आवर्स। हमारा एवरेज टाइम कम होता जा रहा है। आउटपुट के डबल होने पर इसका मतलब क्या है, हम ऑलरेडी 8 यूनिट्स बना चुके हैं। आउटपुट के डबल होने का यहां पर मतलब होगा कि हम प्रोड्यूस करने वाले हैं 16 यूनिट्स। हम यहां पर 16 यूनिट प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो 16 यूनिट के प्रोड्यूस होने पर हमारा जो एवरेज टाइम है उस पर जो इंपैक्ट पड़ेगा वो एग्जैक्टली 80% का इंपैक्ट पड़ेगा। एंड हमारा जो नया एवरेज टाइम है वो हो जाएगा 40.96 आवर्स। यही हमारा रेशो मेथड है, डबलिंग मेथड है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी डबल होती जा रही है, आउटपुट हमारा डबल होता जा रहा है, हमारा टाइम कम होता जा रहा है, लेकिन हमारे टाइम के कम होने के पीछे जो इफेक्ट है वो एग्जैक्टली लर्निंग रेट के इक्वल होता है।
ये हो गया हमारा रेशो मेथड। तो रेशो मेथड या डबलिंग मेथड क्या बोलता है कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ाते जाएंगे, यानी हमारा आउटपुट डबल होता जाएगा, वैसे वैसे हमारा टाइम, हमारी कॉस्ट, हमारे एफर्ट्स पर जो इंपैक्ट पड़ने वाला है वो एग्जैक्टली हमारी लर्निंग रेट के इक्वल ही होगा। तो ये हो गया हमारा रेशो मेथड। रेशो मेथड के बाद जो हमारा सेकंड मेथड है उस मेथड को बोला जाता है राइट्स मेथड। अगर तुम लोगों ने ये एग्जाम्पल नहीं लिखा है तो एक बार वीडियो पॉज करके इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लेना। एक बार वीडियो पॉज कर लेना और इस एग्जाम्पल को एक बार नोट डाउन कर लेना। अब राइट मेथड के बारे में समझो। क्या केवल आउटपुट के डबल होने पर ही टाइम कम होगा क्या लर्निंग में? नहीं। जब भी हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, यानी हमने एक यूनिट प्रोड्यूस की, जितना टाइम लगा उससे कम टाइम लगेगा हमें, एवरेज टाइम कम लगेगा 2 यूनिट्स में, उससे कम हमारा एवरेज टाइम हो जाएगा 3 यूनिट्स पर, उससे कम हमारा एवरेज टाइम हो जाएगा 4 यूनिट्स पर, 5 यूनिट्स, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। एक स्पेसिफिक क्वांटिटीज तक तो कम होता रहता है, फिर वो कर्व, जो लर्निंग कर्व होता है वो ना, वो फ्लैट बन जाता है। ठीक है, मैंने यहां पर बताया था वो लर्निंग कर्व फ्लैट होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि भाई मैं पिछले 10 साल से अगर रोटी बना रहा हूं तो अब मुझे रोटी बनाने में टाइम 0 मिनट का लग रहा है या 1 मिनट का लग रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, टाइम लगता है लेकिन वो टाइम ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा, डबलिंग मेथड तो क्या बोल रहा है? आउटपुट के डबल होने पर। लेकिन ये जो टाइम कम हो रहा है, क्या केवल आउटपुट के डबल होने पर ही कम होता है क्या? नहीं, ये टाइम 3 यूनिट्स पर भी कम होगा, 5, 6, 7 पर भी कम होगा, 9, 10, 11, 12 पर भी कम होगा। लेकिन उसमें डबलिंग मेथड हमारी हेल्प नहीं करेगा। उसमें हमारी जो हेल्प करने वाला है उस मेथड का नाम है राइट्स मेथड। राइट मेथड को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला रहता है y इज इक्वल टू ax की पावर b। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जहां पर y का मतलब होता है एवरेज टाइम या फिर कॉस्ट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो टाइम ही होता है, कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जहां पर हम टाइम के स्पेस, टाइम की जगह पर कॉस्ट को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, यहां पर a लिखा हुआ है, तो a का मतलब होता है टाइम और कॉस्ट टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट। टाइम और कॉस्ट टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट, ये हमारा a हो गया। नेक्स्ट हमारा है x। x का मतलब हो गया नंबर ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट हो गया हमारा b। b होता है हमारा लर्निंग कोएफिशिएंट। वैसे तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो तुम्हें लर्निंग कोएफिशिएंट की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन होती है, लेकिन हम अपनी तरफ से लर्निंग कोएफिशिएंट खुद भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्या मालूम एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर हमें लर्निंग कोएफिशिएंट की वैल्यू गिवन नहीं हो। अगर गिवन है तो बेस्ट है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो कभी कभी हमें खुद भी कैलकुलेट करनी पड़ जाती है। तो यहां पर लर्निंग कोएफिशिएंट का भी फॉर्मूला लिखेंगे हम। तो b का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ लर्निंग रेट। जो भी हमें लर्निंग रेट गिवन है, 80% गिवन है तो 80% का लॉग निकालेंगे, 70% गिवन है तो 70% का लॉग। लॉग का मतलब लॉग एंटी लॉग, लॉगरिथम की बात हो रही है यहां पर, डिवाइडेड बाय log 2। ये हमारे लर्निंग रेट का फॉर्मूला होता है, लर्निंग कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है। और यहां पर हमें log 2 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। log 2 की वैल्यू होती है 0.30103। 30103। एक बार ये राइट का फॉर्मूला भी तुम लोग नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। राइट का फॉर्मूला हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं
हम उन क्वेश्चंस को डबलिंग वाले मेथड से या रेशो वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। थोड़ा बाद में हम राइट के मेथड को डिस्कस करेंगे। मैंने एक बार बेसिक तुम्हें आइडिया दे दिया है कि राइट का मेथड एक फॉर्मूला बेस्ड मेथड है, जहां पर हम फॉर्मूला लगाकर किसी भी नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। डबलिंग मेथड केवल डबल होने पर ही काम आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स आउटपुट के केवल डबल होने पर ही काम आएगा। लेकिन जो राइट वाला मेथड है वो कहीं भी किसी भी आउटपुट के लिए, किसी भी नंबर ऑफ यूनिट के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर फर्स्ट यूनिट बनाने में 75 आवर्स का टाइम लगा, हमारी लर्निंग रेट है 80%, तो फोर्थ यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा? अगर हमें फर्स्ट यूनिट का टाइम पता है और हमें फोर्थ यूनिट पर पहुंचना है, तो फर्स्ट यूनिट से फोर्थ यूनिट तक पहुंचने के लिए हम रेशो मेथड और डबलिंग वाला मेथड यूज कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, सो देखो फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम है 75 आवर्स, डबल करके हम 2 यूनिट पर पहुंच सकते हैं एंड 2 यूनिट का जो टाइम होगा वो 75 आवर्स का 80% हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली जो इंपैक्ट पड़ता है वो लर्निंग रेट के इक्वल ही होता है। तो 75 इंटू 0.8 तो ये हो जाएगा 60 आवर्स, और नंबर ऑफ यूनिट्स डबल करने पर यानी 4 करने पर 60 आवर्स इंटू 80%, तो ये हो जाएगा 48 आवर्स। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, वैसे तो ये गलत है, ये हाउ मच एवरेज टाइम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्टिल जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 48 आवर्स। अब ये कैलकुलेशन करने का मैं तुम्हें एक है ना कैलकुलेटर पर शॉर्टकट भी बता सकता हूं। हमारा जो कैलकुलेटर है ना, तुम उस कैलकुलेटर पर अगर ऐसा करोगे, पहले अगर तुम लर्निंग रेट लिख दो, लर्निंग रेट जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी लर्निंग रेट है 80%, 80% का मतलब हो गया 0.8। अब लर्निंग रेट को फर्स्ट यूनिट के टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, एंड फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम है 75, तो मैं 75 से यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, जैसे ही मैं एक बार इज इक्वल टू प्रेस करूंगा ना, ये 2 यूनिट में लगने वाला टाइम आ जाएगा, और अगर मैं एक और बार इज इक्वल टू प्रेस करूंगा तो ये 4 यूनिट्स में लगने वाला टाइम आ जाएगा, विच इज लर्निंग रेट है 0.8, फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम 75, और मैं 2 बार इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 48 आवर्स। तो जब मैंने फर्स्ट वाला इज इक्वल टू प्रेस किया, आंसर आया 48 आवर्स। जब मैंने फर्स्ट वाला इज इक्वल टू प्रेस किया ना, तो ये आंसर बताएगा सेकंड यूनिट के लिए, ये हमारा आंसर आया होगा सेकंड यूनिट के लिए, और ये हमारा आंसर आया होगा फोर्थ यूनिट के लिए। एक और बार इज इक्वल टू प्रेस करोगे ना, तो 8 यूनिट का आंसर भी आ जाएगा। वैसे इस पे पूछा नहीं है, लेकिन मान लो अगर 8 यूनिट का मुझे आंसर निकालना पड़ता, तो मैं क्या करता, 48 का 80% एंड 48 का 80% हमारा होता 48 इंटू 0.8, ये होता 38.4। तो हम डबल करके ऐसे निकालते, लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो मैं एक और बार इज इक्वल टू प्रेस कर रहा हूं, और एक और बार इज इक्वल टू प्रेस करने पर मेरा आंसर हो जाएगा 38.4। पता नहीं तुम लोगों को दिख रहा है या नहीं, लेकिन आंसर हो जाएगा 38.4। तो अगर मुझे एक और बार यानी नंबर ऑफ यूनिट्स 8 करनी है, तो इज इक्वल टू मुझे 3 बार प्रेस करना पड़ेगा, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 38.4।
तो एक बार इज इक्वल टू प्रेस करने पर 2 यूनिट का आंसर आता है, 2 बार इज इक्वल टू प्रेस करने पर 4 यूनिट के लिए आंसर आता है, 3 बार इज इक्वल टू प्रेस करने पर 8 यूनिट्स का हो जाता है, 4 बार इज इक्वल टू प्रेस करने पर 16 यूनिट्स का हो जाता है, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1। एक एमसीक्यू गिवन था तो हमने उसको सॉल्व कर लिया यहां पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अगर हमें फर्स्ट यूनिट को प्रोड्यूस करने में 24 आवर्स का टाइम लग रहा है और हमारी लर्निंग रेट है 85%, तो 16th यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा। अब एक तरीका तो यह है कि मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करूं कि अगर फर्स्ट यूनिट में 24 आवर्स का टाइम लग रहा है तो सेकंड यूनिट में 24 आवर्स का 85% कर देंगे, 24 इंटू 0.85, तो ये आ जाएगा 20.4। फिर डबल करके 4 यूनिट्स पर जाएंगे और हम 20.4 का 85% कर देंगे, एंड आंसर वुड बी 17.34। और हम डबल करके 8 यूनिट्स पर पहुंच जाएंगे और इसका आंसर भी हम 85% कैलकुलेट कर लेंगे। $14.739। और नेक्स्ट हम 16 यूनिट्स पर पहुंच जाएंगे क्योंकि हम डबल वाला मेथड यूज कर रहे हैं। तो 14.739 इंटू 85%, 12.52815, 12.52815, यानी आंसर आएगा 12 और 14 आवर्स के बीच में। हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 और 14 आवर्स के बीच में। लेकिन हमें तो शॉर्टकट भी आता है ना इसका। तो शॉर्टकट कैसे स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट करते हैं लर्निंग रेट से, मल्टीप्लाई करते हैं उसमें फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम, और 16 पर पहुंचना है ना। एक बार इज इक्वल टू प्रेस करेंगे 2 यूनिट्स, एक बार इज इक्वल टू प्रेस करेंगे 4, एक बार इज इक्वल टू प्रेस करेंगे 8, और एक और बार इज इक्वल टू प्रेस करेंगे 16। ये इज इक्वल टू प्रेस करोगे 2 यूनिट्स, एक और बार इज इक्वल टू प्रेस करोगे 4 यूनिट्स, एक और बार इज इक्वल टू प्रेस करोगे 8 यूनिट्स, एक और बार इज इक्वल टू प्रेस करोगे 16 यूनिट्स। बस ठीक है। तो लर्निंग रेट है 0.85 इंटू 24, 0.85 इंटू 24, एक बार प्रेस किया 20.4, एक और बार प्रेस किया 117.34, एक और बार प्रेस किया 14.739, और एक और बार प्रेस किया 12.528। आंसर आ गया 12.528, यानी वही बिटवीन 12 एंड 14 आवर्स। हमारा ऑप्शन बी आंसर है। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं यहां पर। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो। देखो, हमारे पास एक ऑर्डर आया है 4 इंजन्स बनाने का। अब 4 इंजन्स है तो हम डबल करके 1 से 2 और 2 से 4 पर पहुंच सकते हैं, यानी डबलिंग वाला मेथड यहां पर यूज हो सकता है। फर्स्ट इंजन को बनाने में 4000 आवर्स का टाइम लग रहा है। हमारी लर्निंग रेट है 80%, तो एवरेज लेबर कॉस्ट 180 गिवन है, तो हमें कॉस्ट ऑफ 4th इंजन निकालनी है, यानी बेसिकली एवरेज कॉस्ट निकालनी है। हमें 4 इंजन बनाने की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और 1 घंटे की कॉस्ट है 180 रुपीज। ठीक है, कर लेते हैं। पहले तो हम डबलिंग वाला मेथड यूज करते हैं। तो डबलिंग वाला मेथड मैंने तुम्हें शॉर्टकट बताया है। लर्निंग रेट लिख लो,
उसको मल्टीप्लाई करो फर्स्ट यूनिट में लगने वाले टाइम से, और 4 पर पहुंचना है ना मुझे, तो बस 2 बार इज इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा। मतलब यह है कि लर्निंग रेट है हमारी 0.8, फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम 4000, 2 बार इज इक्वल टू प्रेस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, टाइम का आंसर तो एटलीस्ट आ जाएगा 0.8 इंटू 4000 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2560 आवर्स। तो ये आ जाएगा हमारा 2560 आवर्स, और पर आवर का हम 180 रुपीज पे कर रहे हैं, पर आवर का 180 रुपीज पे कर रहे हैं, तो 4,60,800 रुपीज। तो ये टोटल आ रहा है 4,60,800 रुपीज। तो 4,60,800 बिटवीन 4.5 एंड 5 लाख हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बिटवीन 4.5 एंड 5 लाख ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। मैं बस यहां पर थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने, उसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं, इतना स्पेस अपने को रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट सेटअप को कंप्लीट करने में 200 मिनट्स का टाइम लग रहा है, हमारा लर्निंग रेट है 90%, सेकंड सेटअप कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? अगर हमें फर्स्ट सेटअप हमारा कंप्लीट हो रहा है 200 मिनट्स में, तो हमें हमारा सेकंड सेटअप कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये पॉइंट है ना, सेकंड सेटअप के बारे में बोल रहा है। टू सेटअप एंड सेकंड सेटअप के बीच में डिफरेंस है, टू सेटअप और सेकंड सेटअप के बीच में डिफरेंस है। जैसे कि मैं बताता हूं, मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने में 2 इयर्स का टाइम लगेगा, मेरी पढ़ाई को कंप्लीट होने में 2 इयर्स का टाइम लगेगा। तो 2 इयर्स का मतलब 2 साल, 1 साल 1 साल 2 साल। लेकिन मैं बोल रहा हूं मैं अपनी पढ़ाई के सेकंड ईयर में चल रहा हूं, सेकंड का मतलब यहां पर 2 नहीं है, सेकंड ईयर का मतलब है कि अब मेरे को अगर सेकंड ईयर कंप्लीट करना है ना, तो सेकंड ईयर को कंप्लीट करने में मुझे 1 साल का ही टाइम लगेगा। जैसे हमारा ग्रेजुएशन होता है, फर्स्ट ईयर होता है 1 साल का, सेकंड ईयर होता है 1 साल का, थर्ड ईयर होता है 1 साल का। अब इस चीज को ढंग से ऑब्जर्व करना। अगर क्वेश्चन बोलता कि फाइंड आउट एवरेज टाइम फॉर 2 सेटअप्स, अगर क्वेश्चन ये बोलता कि फाइंड आउट एवरेज टाइम फॉर 2 सेटअप्स, तब तो हम क्या करते? लर्निंग रेट है 90%, उसको फर्स्ट सेटअप से मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट सेटअप में लगने वाले टाइम से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू कर देते। तो लर्निंग रेट है 0.9, फर्स्ट सेटअप में लगने वाला टाइम 200 इज इक्वल टू कर देते, तो इसका जो आंसर आता वो आता 180 मिनट्स। हमारा जो एवरेज टाइम आता ना, एवरेज टाइम आता हमारा 180 मिनट्स। यानी ये जो टाइम आता ना, ये एवरेज टाइम होता फॉर 2 सेटअप्स। अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछता कि एवरेज टाइम हमें 2 सेटअप्स का कैलकुलेट करना है, तब हमारा आंसर कुछ इस तरह से होता।
लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है 2 सेटअप, क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट सेटअप तो हमने कंप्लीट कर दिया, अब बताओ सिर्फ सेकंड सेटअप में हमें कितना टाइम लगेगा। अब हमें यह बताना है कि अगर हमें केवल सेकंड सेटअप कंप्लीट करना पड़े तो हमें कितना टाइम लगेगा। तो ध्यान से देखना, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टू सेटअप्स। अच्छा, ये जो रिजल्ट आता है, ये वाला रिजल्ट आता है एवरेज टाइम का। अगर एवरेज टाइम 180 है, अगर एवरेज टाइम 180 है तो टोटल टाइम इंटू 2 कर देंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा 360 मिनट्स। अगर हमारा एवरेज टाइम 180 है तो हमारा टोटल टाइम हो जाएगा 360 मिनट्स। इसका मतलब है 2 यूनिट प्रोड्यूस करने में 360 मिनट्स का टाइम लगेगा, 2 सेटअप लगाने में 360 मिनट्स का टाइम लगेगा। ठीक है, 2 सेटअप्स लगाने में 360 मिनट्स का टाइम लगेगा। अगर हमारा फर्स्ट सेटअप 200 मिनट्स में लगा है, अगर हमारा फर्स्ट सेटअप 200 मिनट्स में लगा है और दोनों सेटअप्स में मिलाकर 360 मिनट्स का टाइम लगा है, हमारा फर्स्ट सेटअप 200 मिनट्स में लगा है और दोनों सेटअप्स में मिलाकर 360 मिनट्स का टाइम लगा है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेकंड सेटअप वैसे तुम लोग समझ गए होंगे अभी, ये निकलकर आएगा इन दोनों का डिफरेंस which becomes 160 मिनट्स। ये हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 160 मिनट्स। अगर ये क्वेश्चन बोलता कि दोनों सेटअप का एवरेज टाइम निकालो तब तो होता 180 मिनट्स, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि दोनों सेटअप्स का एवरेज टाइम निकालो, क्वेश्चन बोल रहा है कि केवल सेकंड सेटअप का टाइम निकाल के बताओ। तो हम एक सेटअप का टाइम हमें पता है, हम दोनों सेटअप का एवरेज टाइम निकाल देंगे, तो जिससे हमें दोनों सेटअप्स का टोटल टाइम पता लग जाएगा, और टोटल टाइम में से दोनों सेटअप्स के टोटल टाइम में से अगर हम फर्स्ट सेटअप के टाइम को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो टाइम रहेगा वो हमारा सेकंड सेटअप का हो जाएगा। जैसे मान लो मुझे 2 यूनिट प्रोड्यूस करने में 20 मिनट का टाइम लगा, 2 यूनिट प्रोड्यूस करने में 20 मिनट का टाइम लगा, और पहली यूनिट मेरी है ना 10 मिनट में प्रोड्यूस हुई थी, तो रिमेनिंग जो 10 मिनट्स लगे मेरे को वो सेकंड यूनिट बनाने में लगे। या 2 यूनिट प्रोड्यूस करने में मुझे 20 मिनट्स का टाइम लगा, पहली यूनिट 12 मिनट्स में रेडी हो गई थी, तो सेकंड यूनिट प्रोड्यूस करने में मुझे 8 मिनट्स का टाइम लगा। 2 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 20, फर्स्ट यूनिट 12 में रेडी हो गई थी, तो सेकंड यूनिट का टाइम हो जाएगा 8। बस यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना, थोड़ा रिवर्स ट्रिक लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे तो हम नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम जो आगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे वो। अभी तो हमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रेजेंट तो करना नहीं होता है कि हमने कैसे सॉल्व किया, जितना जल्दी सॉल्व करेंगे हमारे लिए उतना ही बेटर है। तो देखो, फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करने में हमें टाइम लग रहा है 6 आवर्स, और हमें 16 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करने में अगर हमें 6 आवर्स का टाइम लग रहा है और हमें 16 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो कौन सी लर्निंग रेट हम यूज करें ताकि हमारा जो टोटल टाइम है वो लगभग इतना हो जाए। ठीक है, रिवर्स ट्रिक।
एक बार मैं 80% लर्निंग रेट को यूज करूंगा, एक बार मैं 85 को यूज करूंगा, एक बार मैं 90 को यूज करूंगा, एक बार मैं 95 को यूज करूंगा। कैसे करूंगा? शॉर्टकट मैंने तुम्हें सिखाया है। पहले हम ऑप्शन ए यूज कर लेते हैं। लर्निंग रेट है 0.8 इंटू फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम 16, 1 2 3 4 बार इज इक्वल टू कर लेंगे। तो 0.8 इंटू फर्स्ट यूनिट में टाइम लगने वाला 6 और 16 यूनिट्स के निकालना है तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2.4576 आवर्स। ये हो जाएगा 2.4576 आवर्स। अच्छा, ये जो टाइम आया है ना, ये हमारा एवरेज टाइम आया है। ये जो हमने यहां पर टाइम कैलकुलेट किया है ना, ये हमारा एवरेज टाइम आया है। तो अगर हमारा एवरेज टाइम इतना है तो हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 16 से मल्टीप्लाई कर ले, हमारा टोटल टाइम भी आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 16, टोटल टाइम आ गया 39.32। अच्छा, यहां पर आ रहा है 62.98, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है अपना, फर्स्ट ऑप्शन तो अपना आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन, लर्निंग रेट है 0.85 इंटू 6, 1 2 3 4 बार इस इक्वल टू करते हैं हम। ये मैं यहां पर वैसे लिखकर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करो। 0.85 इंटू 6, 1 2 3 4, ये आ रहा है 3.13 के आसपास, 3.1320 एवरेज आ गया। टोटल करने के लिए मेरे को इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू 16 करते हैं तो रिजल्ट आएगा 50.11। ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी, अब मैं ऑप्शन सी को लिख कर नहीं करूंगा। लर्निंग रेट है 0.9 इंटू 6 और 1 2 3 4, तो ये आ गया 3.9366। और इसको अगर हम 16 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 62.9856। यही आंसर हमें चाहिए, यही आंसर हमें चाहिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया रिवर्स ट्रिक से। हमने सारे ऑप्शंस यूज करके देखे, जो भी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन को मैच कर रहा है वही हमारा फाइनल आंसर है। क्या इसके अलावा और कोई भी तरीका होता है यहां पर लर्निंग रेट को कैलकुलेट करने का? यस, तरीका है, लेकिन स्टिल वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करने वाला तरीका है, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। क्या हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? यस, हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी नहीं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें राइट का मेथड, हमारे यहां पर राइट का मेथड हम काम में लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम एक बार के लिए थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं, हम इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लर्निंग रेट कैलकुलेट करनी पड़ी थी, ऐसा ही इस क्वेश्चन में भी हमें लर्निंग रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट यूनिट को प्रोड्यूस करने में 4 आवर्स का टाइम लगा और फर्स्ट 4 यूनिट्स को एक साथ 11.56 आवर्स का टाइम लगा। तो लर्निंग कर्व कैलकुलेट करके बताओ। रिवर्स ट्रिक से चलते हैं, एक एक लर्निंग रेट को यूज करते हैं और आंसर कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। तो ऑप्शन ए, लर्निंग रेट है 0.695 इंटू फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम 4 और 4 यूनिट्स पर पहुंचना है तो 2 बार इज इक्वल टू प्रेस कर देंगे, हमारा एवरेज टाइम आ जाएगा 0.695 इंटू 4, 2 बार इज इक्वल टू प्रेस कर देंगे, हमारा एवरेज टाइम आ जाएगा 1.9321।
और इसको हम 4 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 7.72। और हमें आंसर कितना चाहिए? 11.56 चाहिए हमें। तो फर्स्ट आंसर तो हमारा मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी पुट करके देखते हैं। लर्निंग रेट 0.75 75% इंटू 4 दो बार इज इक्वल टू 0.75 इंटू 4 दो बार इज इक्वल टू प्रेस किया 2.25 आ गया। और 4 यूनिट्स का टोटल करना है ना, तो इंटू 4 करना पड़ेगा इसको, तो ये 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 9 आवर्स। ये भी हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन सी, पहले हम लर्निंग रेट को फिल करेंगे 0.8010 इंटू 4 एंड दो बार इज इक्वल टू प्रेस करेंगे 0.8010 इंटू 4 और दो बार इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो 2.566 टाइम आएगा यहां पर, 2.566। तो यहां पर हमारा टाइम आएगा 2.566 इंटू 4 करेंगे टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए, तो ये आ जाएगा 10.26। ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा है। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी 0.85 इंटू 4। वैसे तो अभी और कुछ नहीं बचा है, तो लास्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर है। ठीक है, कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन स्टिल एक बार टेस्ट करने के लिए चेक कर लेते हैं। इंटू 4 तो 0.85 इंटू 4 दो बार इज इक्वल टू प्रेस करेंगे 2.89 आएगा ये, और 2.89 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 यूनिट से, तो ये आ जाएगा 11.56 आंसर आ जाएगा, जो आंसर हमें चाहिए। यही हमारा करेक्ट आंसर है। और हमारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने आज वाली क्लास में किए हैं, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए राइट मेथड हम यूज करने वाले हैं। और राइट मेथड में अभी हमने एक बार फॉर्मूला ही पढ़ा है, किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं हम वो नेक्स्ट वाली क्लास में देखते हैं। तो आज वाली क्लास के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक तुम लोग अपना ध्यान रखना। थैंक यू।